अच्छा जी, हमने देखना है कि व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या चीज है, अगर आप लोगों को किसी को अगर आइडिया है तो इफ यू कैन शेयर एनी आइडिया, कोई नई भी आइडिया हो बेशक। So what I understand is prospectus contains our financial statements of the last financial year and projections for next 3 to 5 years and the intrinsic the offer price. देखिए प्रोस्पेक्टस क्या चीज है, बिल्कुल आपने बताया। ये इट इज यस ट्रू। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज पब्लिश्ड बाय अ कंपनी फॉर द बेनिफिट। हम होता ही है कि जब हम पब्लिक पैसे रेज करने जाते हैं ना मेन बोर्ड्स पे, उसके अंदर प्रोस्पेक्टस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या क्या आता है। इसमें ओवरव्यू आता है, कंपनी ने क्या किया, किस तरह बनी, आप क्या पहले क्या करती थी, आप क्या करती है, आगे प्रोस्पेक्ट क्या करने जा रही है, जो पैसे रेस कर रहे हैं उसका क्या करना है, कौन कौन लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट लेवल पे, स्पॉन्सर लेवल पे, उसके अकाउंट्स की इंसर्शन होती है, उसके सारे रेशियोज की कैलकुलेशन होती है, और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, वो दैट नीड्स टू बी स्पेल्ड आउट। क्या क्या मिटिगेंट्स आप फोर्सी उसको काउंटर करने के लिए डाल सकते हैं, वो भी आप डाल देते हैं। कोई लिटिगेशन वगैरह तो पेंडिंग नहीं है उसके ऊपर, दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। ऑडिटर सर्टिफिकेट्स वगैरह भी इंसर्ट होते हैं इसके अंदर। तो सारी चीजें, इट्स लाइक अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। Moreover, it includes financial information necessary to make public investing. The purpose is that you are required to give maximum disclosure so that the investor can take an informed decision. It is a formal document that is required by and filed with the SECP that provides detail about an investment blocking for sale to the public. So obviously मैंने आपको बताया लीगल डॉक्यूमेंट है बहुत ज्यादा, ये हर चीज की बहुत गौर से पढ़ी जाती है, और पहले एससीसीपी पीएसएक्स लेवल पे अप्रूव होता है, उसके बाद फिर एससीसीपी लेवल पे अप्रूव होता है। तो इसकी बड़ी बारीक बीनी के साथ पढ़ी जाती है हर चीज प्रोस्पेक्टस की। इसका पर्पस यही है कि टू प्रोटेक्ट द पब्लिक एट लार्ज वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। कोई अगर सवाल आपका इसके ऊपर? Okay. So a prospectus will include the following information at a minimum. क्या क्या चीजें उसके अंदर मिनिमम चाहिए होती हैं? ब्रीफ समरी ऑफ द कंपनीज बैकग्राउंड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द कंपनी इशूइंग द स्टॉक, द नेम ऑफ द कंपनी क्या है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स वो इशू कर रही है, किस तरह की सिक्योरिटी ऑफर कर रही है, वेदर एन ऑफरिंग इज पब्लिक और प्राइवेट, names of the company's principals, name of the bank, companies performing other underwriting. अच्छा, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि डिस्क्लोज होती हैं इसमें। अब मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, जैसे कंपनी, एक कंपनी है जो कि लिस्टिंग में जा रही है, दो तरीके से जा सकती है कंपनी लिस्टिंग में। या तो नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दूसरे वाले लेग को भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली आईपीओ जिसपे नए शेयर्स इशू हो रहे हैं उसको आईपीओ बोलते हैं। जनरली जो कंपनी, जो स्पॉन्सर अपने शेयर बेच के कंपनी को लिस्ट करा रहा होता है उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। ये आपको डिस्टिंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आया? कोई अगर सवाल है तो प्लीज पूछ लें। ऑफर परचेज का जरा एलोबरेट कर दें अभी साहब, अगर देखिए से फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 शेयर हैं, उसके 4 शेयर होल्डर हैं और 25-25-25 हर बंदा होल्ड करता है। अगर मैं फर्दर 50 और शेयर इशू कर रहा हूं तो टोटल शेयर हो जाएंगे 150। जो 50 शेयर है वो मैं पब्लिक से पैसे बेच के पैसे रेस कर रहा हूं, तो ये होगा आईपीओ। ठीक है। अगर मेरे पास है 100 शेयर और 25-25-25 उसमें से एक शेयर होल्डर अपने 25 पब्लिक को बेच रहा है, टोटल शेयर पोस्ट आईपीओ भी 100 ही होंगे, कोई बड़ा नहीं शेयर, लेकिन उस 3 शेयर होल्डर पुराने आ जाएंगे और एक 25 शेयर होल्डर जनरल पब्लिक आ जाएगी, तो वो ऑफर फॉर सेल होगा।
तो वो ऑफर परचेज वो फिर सेकेंडरी मार्केट से होगा या फिर प्राइमरी मार्केट से होगा? सर वो प्राइमरी मार्केट से ही होगा, प्राइमरी मार्केट से ही होगा, लेकिन उसमें होगा ये कि सब्सिक्वेंटली जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगी और ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। सही। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है ऑफर परचेज? सर रिक्वायरमेंट आईपीओ की तो बहुत आपने बताई बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, इसी तरह ऑफर परचेज की क्या रिक्वायरमेंट? सर ऑफर फॉर सेल में भी सारी रिक्वायरमेंट सेम है, except that you need to have at least 10% shareholding in the company if you're offloading anything. अच्छा, Khurram Saab, does that mean you need to retain 10% if it's an offer for sale? No, you can completely exit. Acha, but usually does that get investor interest? Not as much. नहीं, OFS generally is discourage करते हैं हम लोग। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, कुछ ट्रांजैक्शंस आर मेंट, तो उसमें लोग फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे PABC। PABC का आपको नाम सुना होगा, आई एम श्योर, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कंपनी। जी जी जी। ये कुछ अरसे पहले लिस्ट हुई थी। इसमें जो इनका एक स्पॉन्सर था एशमोर, वो बेसिकली फंड है, फंड की अपनी एक लाइफ होती है, वो सर्टेन लाइफ फ्रेम के लिए, टाइम के लिए पैसे लगाता है, तो उसको एग्जिट करना पड़ता है। तो उन्होंने थ्रू ऑफर और सेल उन्होंने वो शेयर अपने जनरल पब्लिक को बेचे और कंपनी लिस्ट हो गई, तो उनको पब्लिक ने टेक्निकली रिप्लेस किया है। So Khurram Saab, in the event of an IPO, let's say a business goes for an IPO lists, and after a certain amount of time, one of the sponsors wants out because either he feels that he's for age related reasons or any other reasons. How does he then exit if the public, obviously, as you mentioned, they don't really react very well to a sponsor exiting? दोबारा बताते दानिश प्लीज। Sure. So my question is, how you just mentioned that an offer for sale is usually discouraged because investors feel that the sponsor themselves, they want to see more sponsor interest in a company, of course, right? So let's say a business goes for a listing, manages to list, and after a certain time, for age or any other health related reasons, or any other personal reasons for that matter, if one of the sponsors wants to exit from their shareholding completely, so how does one then do that for a listed company? Because obviously there is no permanent. It's very simplistic. If somebody who wants to obviously get listed, you will have to comply with जो हमने एक किया था कि आप within 1 year तो आप कुछ नहीं बेच सकते। Correct. 3 साल तक 25% तक रिटेन करना है और उसके बाद कुछ भी बेच दे। अच्छा, okay. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी हमने कुछ अर्से पहले we were acting as sell side advisor to Abraj. Abraj wanted to sell their stake in Byco. तो हमने उनकी शेयर होल्डिंग बेची। They were also classified as sponsors. ये हमने एक जो है एक proper process run किया wherein we've invited interest from various institutions, HNWIs, corporates, and that particular category replaced IGCF, which was the sponsoring shareholder of Byco. Okay. So you're just saying this divestment from any of the lead sponsors is discouraged at the time of IPO. Later on, yes. That's it. Okay. Later on, it is perfectly fine. And if the general public can understand the legitimacy of the underlying transaction, so that is more important. अगर हरे को पता है Abraj obviously is going for liquidation. Everybody knows कि जाहिर बात है उनकी जहाँ investment है, it has to go for sale. It is very natural. There is no debate about it. तो ऐसा है ये. Thank you. You're welcome. The prospectus contains material information, reports, statements and disclosure about offer price, issue size, allocation to various categories of investor, offering method, subscription period, procedure of making application for subscription, minimum subscription size, procedure for payment of the subscription money,
what is the basis of allotment, IPO utilization, etc. And there is the detail of the issuer, business, sponsor, management, operating position, dividend policy, future prospects, risk, legal proceeding. अच्छा, मैं आपको एक काम करता हूँ, let me just very quickly show you one prospectus. And Shahrukh, if you're there. Okay, I will separately connect with Shahrukh and see if he, whatever documents I'm sharing with him, it gets subsequently circulated to you. I would really want the audience to kind of go through this document, so at least become familiar with the concepts. शाहरुख, आपको आवाज आ रही है? I think Shahrukh is muted. I'm not sure. Anyways, what I'll do is I will show you myself what a normal prospectus looks like. जी बॉस, मैं इधर हूं। अच्छा शाहरुख, मुझे I would want to circulate a document to all the participants. तो मैं फिर आपसे शेयर कर लूंगा, फिर आप उनसे शेयर कर लीजिएगा। जी सर, मुझे भेज दें, मैं शेयर कर लूंगा। ये देखिए, मैंने एक आपके सैंपल उसके लिए एक मैंने डाउनलोड किया है। द कंपनी नेम इज सिटी फार्मा। ये देखिए, इसका कवर पेज है प्रोस्पेक्टस का। इट हैज ऑल द डिस्क्लेमर्स फॉर एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स, एडवाइस फॉर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, व्हाट इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कहाँ है, कब हुई, कॉन्टैक्ट नंबर, हु आर द पीपल टू कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द मेथड ऑफ ऑफरिंग, who is the financial advisor, ये कौन से बैंकर इन्वॉल्व है इसके अंदर, पूरे इशू में कहाँ पैसे डाल सकते हैं, जाके सबके नाम आते हैं इसमें। ये इसकी अंडरटेकिंग है, मैंने आपको बताया था। अंडरटेकिंग जाती है फ्लैट आउट कि भाई हमने जो सारी चीजें हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, इट इज ट्रू एंड करेक्ट टू आवर नॉलेज। दिस इज साइंड बाय बोथ द सीईओ एंड द सीएफओ। सब्सिक्वेंटली हम लोग भी सीटीआई की कैपेसिटी में साइन करते हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये सप्लीमेंट है, जब एक मरतबा बुक बिल्डिंग हो जाती है तो उसके बाद ये सप्लीमेंट छपता है कि किस ने कितनी पार्टिसिपेशन की है इसके अंदर, ये अखबार में जाता है। ये इसकी ग्लॉसरी है, आप ग्लॉसरी देख सकते हैं आराम से। ये इसकी बेसिकली जो है ना डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। जो स्पेशलाइज्ड टर्म्स है उसकी डेफिनेशंस है। This is the TOC of the prospectus. देखिए, जैसे उसने कहा था ना आपको कि कंपनी के बारे में ओवरव्यू, हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्ट्स क्या है। ये देखिए सेक्शन 3 में आपको नजर आ रहा होगा। सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट ओवरव्यू, हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्ट्स। जो शेयर कैपिटल में शेयर कैसे इशू हुए, कब इशू हुए, किस को इशू हुए, ऑल गोज हियर। किस चीज के लिए पैसे रेस कर रहे हैं, कहाँ पैसे यूज होंगे, कितनी प्रिपेयर्डनेस है, कब कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें आपको सेक्शन 4 में दी हुई है। कंपनी किस तरह कंपनी को वैल्यू करना चाहिए, क्या फैक्टर्स दिमाग में रखने चाहिए, क्या रिस्क हैं, ऑल दिस इज डिस्क्लोज्ड इन द वैल्यूएशन एंड द रिस्क फैक्टर। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सारा फाइनेंशियल्स सब कुछ दिया होता है। डिविडेंड पॉलिसी में जेनरिक डिविडेंड पॉलिसी है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड जाती है हर कंपनी की। नथिंग, देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस एट ऑल। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स है
वो भी इसके अंदर जाते हैं कि अगर कोई कंपनी के खिलाफ अगर कोई है तो वो इट शुड बी मेंशन्ड। अगर कोई अंडरराइटिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है तो वो भी उसके अंडरराइटरों के नाम जाते हैं, उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जाती हैं, सब कुछ जाता है। मिसलेनियस के अंदर एक रेगुलर सेक्शन है जो कि उसमें जो बाकी चीजें जो कहीं और फिट नहीं हो रही होती वो उसके अंदर जाती है। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स में सारे मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्क्लोज होते हैं बाय लॉ। बुक बिल्डिंग का प्रोसेस पूरा प्रोसीजर यहाँ पे डाला जाता है एक सेक्शन के अंदर, जो अलॉटमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, किस किस तरह शेयर्स अलॉट होंगे, कौन सिग्नेटरी है प्रोस्पेक्टस का। ये जर्नली सीईओ और सारे डायरेक्टर्स सिग्नेटरी होते हैं प्रोस्पेक्टस के। एमओए का कॉपी जो होती है इसके अंदर स्कैन कॉपी लगती है प्रोस्पेक्टस के अंदर, आप देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि बुक बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिडिंग फॉर्म बुक बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और पब्लिक सब्सक्रिप्शन जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मैं शाहरुख से अभी शेयर कर लेता हूँ। So I would request everybody to please go through this document, and if you have any follow-up questions on this document, then we can perhaps get into some level of conversation. But this is a very, very important document. ये अगर आपको रीड करना आ जाए तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान है। आपका कोई सवाल है अभी तक जी इसके ऊपर? ये ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल सिमिलर टू प्रोस्पेक्टस ही है। ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं दोनों चीजें शेयर कर दूंगा समी साहब। मैं अब ये सिटी फार्मा ने पैसे रेस किए थे, उन्होंने अपने शेयर बेचे थे पीएबीसी में, तो मैं दोनों के प्रोस्पेक्टस शेयर कर देता हूँ शाहरुख से, आप दोनों देख लीजिएगा। बहुत बहुत कम फर्क होता है, बहुत कम फर्क। ठीक। Khurram Saab, there seems to be a really interesting question in the chat box that's over here. Where someone... मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। Sure. बिल्कुल जी, कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपीओ एंड ऑफर फॉर सेल। मैं इनफैक्ट आपको वो भी एग्जांपल शेयर कर दूंगा। जब मैं आपको शेयर करूंगा तो उसमें कुछ शेयर होल्डर कुछ सर्टेन परसेंटेज बेच भी रहा होता है, कुछ पैसे कंपनी रेज भी कर रही होती है थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स, तो डेफिनेटली बिल्कुल हाइब्रिड वर्जन हो सकता है। I hope I've answered this. मैं आप लोगों से इस वाले कॉम्बिनेशन का भी प्रोस्पेक्टस शेयर कर लेता हूं जिसके अंदर दोनों चीजें आ रही हो। You have any further questions? खुर्रम साहब, एक कन्वर्जन के हवाले से एक मुझे करना था। बेसिकली मेरा ताल्लुक है मुदारबा सेक्टर से, एनबीएफसी से, और मुदारबा और लीजिंग सेक्टर से। अच्छा, मुदारबा सेक्टर में अभी जो फाइनेंस बिल आया था 2021-2022 में, इसमें मुदारबास को टैक्स एग्जेम्पशन अलाउ थी इफ वी डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ द प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर जी। और यही एक यूनिक चार्म था मुदारबा सेक्टर को कि वो टैक्स एग्जेम्प्टेड जी। अच्छा, जब ये विड्रॉ हो गया तो टैक्स एग्जेम्पशन खत्म हो गई और एक नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ गया, और 29% जो एक नॉर्मल कंपनी को पे करना है वही मुदारबा को भी पे करना है। अब हमारे जो मेंबर हैं वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द फंड टू रिटेन मुदारबा, अगर हम उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, मसला ये है कि मुदारबा जो है वो फ्लोट हुआ है मुदारबा कंपनीज एंड मुदारबा रेगुलेशन के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत, और कंपनी है कंपनी ऑर्डिनेंस कंपनी एक्ट 2017 के तहत। तो अब एक और जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि मुदारबा जो है सारे शरिया कंप्लाइंट है, और कंपनी कैन बी शरिया कंप्लाइंट और नॉन शरिया कंप्लाइंट, बोथ मतलब वो हो सकती हैं। तो अब हमारे पास अब इश्यू आ रहा है कि हम अगर कन्वर्ट करने जाते हैं, क्योंकि मुदारबा में कंप्लायंस का बहुत ज्यादा वो है, हर वीकली भी है, फोर्टनाइटली भी है, और मंथली भी है, और क्वार्टरली भी है, और पीरियडिकल्स बहुत है। तो एवरीबडी इज एनॉयड कि यार ये क्या मुसीबत है।
तो एक कंप्लायंस ऑफिसर पर्टिकुलरली वो रिक्वायरमेंट तो है कंपनीज एक्ट का, लेकिन हम एक कंप्लायंस ऑफिसर रख रहे हैं जो सारा दिन कंप्लायंस बिजनेस आए ना आए कंप्लायंस जरूर करना है। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो अब हाउ आर मुदारबा कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉर्मल कंपनी, ये एक सवाल। सर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप यू राइटली पॉइंटेड आउट कि कुछ अरसे पहले फाइनेंस बिल के अंदर जो है इनको बरात दी गई थी, या आप सर्टेन परसेंटेज की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन लागू होती है, लेकिन अब वो चीज हटा ली गई है। बिल्कुल। तो अब अच्छा देखें, वो जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी ना मुदारबा के ऊपर, इतना स्ट्रिंजेंट क्यों था? तो इसलिए था क्योंकि आप लोग को टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी पहले। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टैक्स एग्जेम्पशन तो विड्रॉ हो गई है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपकी पुरानी है जी, तो कंप्लायंस भी इजी करो। अब ये प्रॉब्लम है। अब वो कंप्लायंस इजी कब होती है ये तो वक्त ही बताएगा। ये वक्त बताएगा कि आपके ऊपर सख्तियां कब कब होंगी। जो है जो इन्होंने जो चीज तो मुझे लगता है टाइमिंग उनकी, दोनों की चीजों की टाइमिंग साथ होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक चीज जो है कैरेट हैज ऑलरेडी बीन विड्रॉन। तो दूसरा ये है कि आपके ऊपर कंप्लायंस का अभी भी वही बर्डन है जो पहले भी था। एग्जैक्टली। तो अब फायदा क्या है ऐसे प्लेटफॉर्म को चलाने का जहां पे कोई टैक्स का बेनिफिट भी नहीं हो रहा और कंप्लायंस कॉस्ट वहीं की वहीं खड़ी हुई है। सही बात है। यही हमारे कई मेंबर जो हैं वो काम कर रहे हैं इस बात पे कि वो अपने मुदारबा को कन्वर्ट कर दें एक नॉर्मल टैक्स रिजीम कंपनी। सर इसके ऊपर वी कैन हैव अ सेपरेट टॉक wherein we can perhaps deliberate कि कन्वर्जन, whether कन्वर्जन मेक सेंस, उसकी कितनी कॉस्ट एसोसिएटेड है कन्वर्जन की। अब तो सर छोटे छोटे डिफंक्ट एंटिटियां भी मिल जाती है बहुत नॉमिनल प्राइस पे। तो फिर होता ये है कि मुदारबा कन्वर्टेड कंपनी, उसके अपने चैलेंजेस हैं। बिल्कुल है ना। तो वो देखना पड़ता है कि ऑप्टिकली whether it makes sense to kind of convert a मुदारबा, perhaps start a new entity altogether. अच्छा सर, एक चीज और मेंशन करूं मैं कि देयर इज नो प्रोविजन इन द मुदारबा ऑर्डिनेंस और मुदारबा रूल्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द मुदारबा, बट वॉलंटरी वाइंडिंग अप का और मतलब वाइंडिंग अप के प्रोविजन मौजूद है, लेकिन देयर इज नो सच प्रोविजन ऑफ कन्वर्जन। तो अब क्या वाइंड अप करके फिर एक नई कंपनी बनाएं, या तो वो तो पर्पस ही खत्म हो जाएगा। फिर तो सर फिर तो पर्पस ही खत्म हो जाएगा ना। फिर तो क्या है, फिर तो नई कंपनी बना ले। लेकिन ये कि व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग मुदारबा कंपनी व्हिच इज अ लिस्टेड कंपनी एंड वी हैव अ नंबर ऑफ सर्टेन शेयर होल्डर्स इन ईच मुदारबा। सर असल में बड़ा यूएन कराया हुआ था जब ये टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉ की गई थी। जी बहुत शोर शराबा हुआ था, लेकिन अब ये है कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ। लॉ अभी भी बहुत ज्यादा ग्रे है, कोई आपको रिकोर्स ऑफर नहीं कर रहा। नहीं, यहाँ ग्रे एरिया है ना सर, यहाँ ग्रे एरिया बहुत ग्रे एरिया है। और हमने तो जो है अशफाक तौला साहब को एंगेज किया था एज अवर कंसल्टेंट फॉर लॉबिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एफडीआर एंड दिस दैट, और पेड अ ह्यूज फी, बट कोई रिजल्ट नहीं आया। हाँ नहीं सर, सही कह रहे हैं सर। असल में चक्कर ये है कि ये प्रोडक्ट्स ना, ये थोड़ा सा, ये सारी चीजें इट टेक्स टाइम। मैं आपको जेम का भी एग्जांपल देता हूँ। तो हम भी 2 साल से सुन रहे थे, इनके साथ हम मेहनत कर रहे थे रेगुलेटर के साथ, एंड सब्सिक्वेंटली इट टुक लाइक 2.5 years टू डेवलप दिस प्रोडक्ट। तो क्योंकि बहुत इकोसिस्टम में और भी बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो जाहिर बात है इसमें एवरीबडी हैज टू बी ऑनबोर्डेड और उनके कंसेंट लेना जरूरी होता है। तो राइटली पॉइंटेड आउट कि यह सिचुएशन है आप लोग के लिए अभी डिफिकल्ट सिचुएशन है। इससे आगे कैसे बढ़ा जाए, ये दैट इज टू बी सीन। आप भी सोचिए सर इस पे समी साहब, मैं आपसे आई कनेक्ट विद यू सेपरेटली ऑन दिस। तो आई कैन perhaps give you some insight, perhaps अगर देखें it might be useful to you. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। Can I add one thing to it? Sure.
Ji Sharia. Yeah, so I want to add one thing to it, that I have heard, and I know that there is a bill which is in process, which will allow because the currently certificate holders, Mudarba certificate holders, right, and they don't have any voting rights. So if the bill is successfully passed in the in the National Assembly, so these certificate holders will become the normal ordinary shareholders, like the shareholders of other companies. So this will allow some benefit to those, certificate holders of Mudarbas. Okay. Thank you very much for the insight. Yeah. इस पे ये है कि we can perhaps spend 5 minutes in the next class. मैं भी थोड़ा सा I'll take a deep dive into this issue and see if I'm able to come up with something plausible and perhaps worthy of discussion in the next class. ठीक है सर, ठीक, right. With that, I think we come to the end of second session. I will share with you the prospectus and the different variants right now. आप लोग please, you're requested to kindly go through these prospectus. If you have any prospectus related queries, feel free. इसी तरह मुझे पहले से queries भेज देंगे तो we can spend 10 minutes, 10 to 15 minutes to discuss these queries. And obviously वो वाला जो format है वो तो चलता ही रहेगा हमारा. If anybody has any questions before we call off the day. No, not for now. Okay. Yeah, you guys have a great weekend, whatever is remaining. And inshallah, see you after a week. Inshallah. Thank you. Same to you. Inshallah. Thank you. To take care. Thank you, sir. Thank you. Hafiz. Thank you. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.